नमस्कार दोस्तों। यूएसए के द्वारा अभी हाल ही में सऊदी अरब के ऊपर काफ़ी दबाव डाला जा रहा है कि वो अब्राहम समझौते में शामिल हो जाए। अब इस समझौते में शामिल नहीं होने के पीछे यूएई के पास कई सारे कारण हैं। हालाँकि मैं आपको बताऊँ कि अगर इस समझौते में यूएई शामिल नहीं होता है तो फिर गल्फ़ देशों का जो झुकाव है वो अभी अमेरिका की तरफ ज़्यादा फिर नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी सऊदी अरब गल्फ़ देशों में सबसे प्रभावशाली देशों में से एक है और उसका इस समझौते से बाहर रहना जो इज़राइल और अरब देशों के बीच में संबंध स्थापित करने की पहल है, उसके महत्व को थोड़ा-सा कम करता है। तो आज हम इस अब्राहम समझौते के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, आखिरकार यूएई इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहा है और अगर यूएई इसमें शामिल होता है, तो फिर इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा है, इज़राइल को क्या फ़ायदा है और ये कैसे मिडल ईस्ट में एक शांति की स्थापना की दिशा में बेहतर कदम हो सकता है। आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, अब्राहम समझौता 2020 में किया गया था। इस समझौते में एक राजनयिक सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन के समझौते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इज़राइल और अरब देशों के बीच में एक संबंध स्थापित करना। ये जो समझौता है ये 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ था, उस समय भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही थे। तो इस समझौते में कई सारे प्रमुख देश शामिल हुए थे जिसमें इज़राइल था, यूएई था, बहरीन था, मोरक्को था और सूडान था। ये देश जो हैं वो अब्राहम समझौते में शामिल थे। ये सारे देश इज़राइल को औपचारिक मान्यता देते हैं और इज़राइल के साथ राजनयिक, व्यापारिक और सुरक्षा संबंध स्थापित करते हैं। तो ये अब्राहम समझौता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस समझौते को अब्राहम नाम क्यों दिया गया? दोस्तों, अब्राहम जो है ये तीनों ही धर्मों के साझा पैगंबर हैं, चाहे वो यहूदी की बात करें जो कि हमें आपको इज़राइल में देखने को मिलता है, ईसाई की बात करें जो हमें यूएसए में देखने को मिलता है या फिर दूसरे देशों में देखने को मिलता है और फिर हम बात करें इस्लाम की तो जो अब्राहम है ये तीनों के साझा पैगंबर हैं। तो इसलिए अब्राहम नाम का जो उद्देश्य है वो एक धार्मिक, सांस्कृतिक एकता और शांति का प्रतीक बनाना है। तो इसी उद्देश्य के कारण अब्राहम नाम इस समझौते को दिया गया है। इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य है वो है इज़राइल और अरब के बीच में दुश्मनी को ख़त्म करना, राजनयिक संबंध स्थापित करना, एक दूसरे के बीच में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ाना, इसके अलावा ईरान के खिलाफ सुरक्षा सहयोग विकसित करना, साथ ही साथ जो मिडल ईस्ट में स्थिरता है, उस स्थिरता के लिए काम करना। जैसे कि आप देखें तो यूएई और इज़राइल के बीच में व्यापार, पर्यटन और रक्षा सहयोग तेज़ी से बढ़ा है। तो दोस्तों, इस समझौते की विशेषता ये है कि इस समझौते के तहत सीधी उड़ानें भरी जाएँगी एक देश से दूसरे देश में। फिर इसके अलावा व्यापार समझौते किए जाएँगे, सांस्कृतिक आदान-प्रदान किया जाएगा, सुरक्षा और रक्षा सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा निवेश और टेक्नोलॉजी में भी साझेदारी की जाएगी। तो ये मिडल ईस्ट में गेम चेंजर माना जाता है कि अगर अब्राहम समझौता सफल रहता है, अगर इज़राइल और अरब देशों के बीच में जो संबंध है, वो संबंध अगर बेहतर होते हैं, तो जो मिडल ईस्ट है उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से शांति की स्थापना की जा सकती है। अब सऊदी अरब को इसमें शामिल करने की जो कोशिश है, उसके पीछे कई कारण हैं क्योंकि अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब जो कि मिडल ईस्ट का सबसे प्रभावशाली मुस्लिम देश है, वो अगर जुड़ता है, तो पूरा का पूरा अरब ब्लॉक इज़राइल को स्वीकार कर सकता है और इससे क्षेत्रीय क्षेत्रीय शक्ति संतुलन अमेरिका के पक्ष में आ जाएगा। तो इसीलिए अमेरिका क्या कर रहा है, लगातार सऊदी अरब पर दबाव बना रहा है कि वो इस समझौते में शामिल हो जाए। तो सवाल ये है कि फिर सऊदी अरब इसमें शामिल होने से हिचक क्यों रहा है? इसका सबसे मुख्य कारण है आपका फ़िलिस्तीन मुद्दा, क्योंकि सऊदी कहता है कि अगर पैलेस्टाइन को एक अलग स्टेट बना दिया जाए, तो हम इज़राइल से संबंध स्थापित कर सकेंगे। यानी कि ये टू स्टेट थ्योरी को मानता है कि इज़राइल और पैलेस्टाइन ये दोनों अलग-अलग स्टेट हैं। तो इन दोनों को अलग-अलग देश के रूप में पहले अगर स्थापित कर दिया जाता है, तो फिर सऊदी अरब इज़राइल से संबंध की स्थापना कर सकता है। इसके अलावा अरब देशों में जनता का भी दबाव है क्योंकि आप देखें तो मुस्लिम बहुल देश है ना? मुस्लिम बहुल देश है और फिर जो इज़राइल है, वहाँ पे आपको अलग तरीके का धार्मिक सांस्कृतिक जो है फैक्टर देखने को मिलता है और चूँकि ईरान जो है वो भी माफ़ कीजिएगा, जो पैलेस्टाइन है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे मुस्लिम्स हैं। तो इन सारे पैलेस्टाइन के मुस्लिमों के लिए जो अरब देशों में मुस्लिम जनता है, वो एक सहानुभूति रखते हैं। तो इसलिए भी सऊदी अरब की सरकार के ऊपर ये दबाव बनता है कि वो इज़राइल से संबंध तब तक ना बनाएँ जब तक कि पैलेस्टाइन को एक अलग स्टेट ना बना दिया जाए। इसके अलावा आप देखें तो गाज़ा युद्ध है, इससे एंटी इज़राइल भावना बढ़ी है, इस वजह से भी सऊदी अरब हिचक रहा है। साथ ही साथ सऊदी अरब में जो इस्लामिक नेतृत्व है, उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि सऊदी खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता मानता है। इसीलिए जो ये सारे मुख्य कारण हैं कि सऊदी अरब अभी भी इस अब्राहम समझौते में शामिल होने से हिचक रहा है। अब हालाँकि सऊदी अभी भी कंडीशनल सपोर्ट दे रहा है ना पैलेस्टाइन को, लेकिन वो सीधा-सीधा इस समझौते में शामिल होने से हिचक रहा है। तो इस समझौते का भू-राजनीतिक महत्व अगर वर्तमान समय में बात करें तो बहुत ज़्यादा है। अगर मिडल ईस्ट पावर पॉलिटिक्स के संदर्भ में इसकी बात करें, तो अगर ईरान वर्सेस इज़राइल और अरब गठबंधन हो जाता है,
है ना? तो फिर आप देखें अब्राहम एकॉर्ड एक एंटी ईरान ब्लॉक बन रहा है और वर्तमान में जिस तरीके से हमें मध्य एशिया में मिडल ईस्ट में जो संघर्ष देखने को मिल रहा है ईरान के खिलाफ, ऐसी स्थिति में ये जो अब्राहम समझौता है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए तो यूएसए चाह रहा है कि इसमें यूएई भी शामिल हो जाए, सऊदी अरब भी शामिल हो जाए ताकि ये पूरा का पूरा एक एंटी ब्लॉक बन जाए। अब 2010 से ही इज़राइल और सुन्नी अरब देशों के बीच ईरान के खिलाफ सहयोग बढ़ रहा था और मैं आपको बताऊं कि ईरान एक शिया बहुल देश है। बाकी जो अरब देश हैं वो सुन्नी अरब देश हैं, तो इसलिए भी इज़राइल और सुन्नी अरब देशों के बीच जो है वो सहयोग बढ़ रहा था। फिर दूसरा इसका भू-राजनीतिक महत्व यूएसए की रणनीति के संदर्भ में। दरअसल यूएसए मिडल ईस्ट में अपना प्रभाव बनाए रखना चाह रहा है। चीन और रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को इस क्षेत्र में रोकना चाह रहा है और वो कई सारे आर्म्स डील करना चाह रहा है, डिफेंस एग्रीमेंट्स करना चाह रहा है। तो इस वजह से वो इस समझौते में जो अरब देशों में सबसे प्रभावशाली देश जो सऊदी अरब है, उसको शामिल करने की कोशिश कर रहा है। इस समझौते का अपना एक इकोनॉमिक महत्व भी है, आर्थिक महत्व भी है, क्योंकि व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यहाँ पे अलग-अलग देशों के बीच में सहयोग बढ़ेगा। अगर आप बात करें इज़राइल की, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है और गल्फ़ के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो इज़राइल की हाईटेक इकोनॉमी और गल्फ़ का पैसा ये दोनों मिलेंगे, तो फिर इसका आर्थिक जो विकास है इस क्षेत्र में और ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर सऊदी अरब इस अब्राहम समझौते में शामिल हो जाता है, तो जो पैलेस्टाइन का मुद्दा है, जो फ़िलिस्तीन का मुद्दा है, वो भी कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि पहले अरब यूनिटी फॉर पैलेस्टाइन होगी और फिर नेशनल इंटरेस्ट को अब देखें तो फिर नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखा जाएगा। तो इससे फ़िलिस्तीन का मुद्दा जो है वो कमज़ोर पड़ा है। तो दोस्तों इस पूरे अब्राहम समझौते का एक ग्लोबल इम्पैक्ट ये है कि ये मिडल ईस्ट में नई शांति व्यवस्था को ला सकता है। ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर हम I2U2 ग्रुप की बात करें जिसमें इंडिया, इज़राइल, यूएई और यूएसए है। तो इंडिया के अलावा जो बाकी तीनों देश हैं, वो तीनों देश अगर अब्राहम समझौते में शामिल हो जाते हैं तो भारत की दृष्टि से ये काफ़ी बेहतर होगा। दूसरा, जब ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो अब्राहम समझौता मिडल ईस्ट में शांति लाने की कोशिश करेगा। तो इससे भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है, गल्फ रीजन से जो संबंधित है, वो भी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी क्योंकि हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा गल्फ रीजन से आयात करते हैं। इसके अलावा ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन भी बढ़ेगा। इंडियन डायस्पोरा की इन क्षेत्रों में सुरक्षा हो पाएगी क्योंकि अभी भी आप देख रहे होंगे कि मिडल ईस्ट में जो ईरान और इज़राइल के बीच में संघर्ष चल रहा है, उसमें कई सारे भारतीयों की भी जान गई है। तो इससे इंडियन डायस्पोरा की सुरक्षा भी अब जो है वो हो पाएगी। इसके अलावा वेस्ट एशिया में स्थिरता आएगी जो कि भारत के हित में होगा। तो भारत के लिए भी ये अब्राहम समझौता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस अब्राहम समझौते की कई बातों पे आलोचना भी की जाती है। जैसे अब्राहम समझौते में फ़िलिस्तीन को नज़रअंदाज किया गया है। इसमें अस्थायी शांति नहीं केवल स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाने की चर्चा है। अस्थायी शांति कहने का मतलब अगर अब्राहम समझौता 2020 में आया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 2026 में जो हम ईरान और इज़राइल के बीच में युद्ध देख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था। मिडल ईस्ट में शांति का माहौल होना चाहिए था। लेकिन ये जो समझौता है, ये स्थायी शांति की बात नहीं करता, केवल स्ट्रैटेजिक अलायंस की बात करता है। फिर इज़राइल-हमास युद्ध से इस समझौते पर भी असर पड़ा है और अरब देशों में इस पूरे समझौते का आंतरिक विरोध भी होता रहा है, क्योंकि ये जो समझौता है, ये कहीं न कहीं एक प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो ईरान जैसे देश हैं, उनको अलग-थलग करके वहाँ के संसाधनों को नुकसान पहुँचाया जा सके, वहाँ पे जो भी तरीके की विकास की गतिविधियाँ चल रही हैं, उसको नुकसान पहुँचाया जा सके। तो इस पूरे समझौते का भविष्य क्या है? अगर सऊदी अरब इस समझौते से जुड़ता है, तो ये मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा कूटनीतिक बदलाव होगा। इज़राइल को पूर्ण स्वीकृति मिल जाएगी क्योंकि इज़राइल को अभी यूएई के द्वारा स्वीकृति नहीं मिलने का एक सबसे बड़ा कारण है फ़िलिस्तीन का मुद्दा। तो अगर सऊदी अरब भी इस अब्राहम समझौते में शामिल हो जाता है, तो इज़राइल को पूर्ण स्वीकृति मिल जाएगी और ये यूएसए की सबसे बड़ी जीत होगी क्योंकि फिर गल्फ रीजन में यूएसए का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? सऊदी अरब तभी शामिल होगा जब टू स्टेट सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों को अलग-अलग देश के तौर पे स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि अब्राहम समझौता केवल एक शांति समझौता नहीं है बल्कि मिडल ईस्ट की शक्ति संरचना को बदलने वाला एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है। ये अरब-इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट को रिडिफाइन करता है, पैलेस्टाइन इश्यू जो है उसको मतलब एक तरीके से नज़रअंदाज करता है और फिर एक नए जियो इकोनॉमिक और जियो रणनीतिक ब्लॉक का निर्माण करता है जिसमें ईरान के अलावा जो अरब देश हैं और उसके साथ-साथ यूएसए और इज़राइल शामिल हैं। अभी इसमें देखें तो यूएई शामिल नहीं है, इसलिए यूएई जो कि एक बहुत प्रभावशाली देश है गल्फ रीजन में, इसको भी शामिल करने के लिए अमेरिका उसके ऊपर दबाव बना रहा है। तो ये दोस्तों हमारा आज का सेशन था अब्राहम समझौते के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस समझौते का क्या औचित्य है, किस उद्देश्य के साथ इस समझौते को लाया गया था, आपने समझा होगा।
इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस यूपीएससी एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं कि अब्राहम समझौतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये समझौते इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच राजनयिक संबंधों के सामान्यीकरण से संबंधित हैं। बिल्कुल सही है। सऊदी अरब इस समझौते का संस्थापक सदस्य और प्रारंभ से इसका हिस्सा रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सऊदी अरब को ही शामिल करने के लिए यूएसए इसके ऊपर दबाव बना रहा है। तीसरा है, इन समझौतों ने पश्चिम एशिया में ईरान के प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में एक रणनीतिक ढांचा प्रदान किया। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ईरान के खिलाफ एक एंटी ईरान ब्लॉक तैयार हो गया है, जो कि ईरान के साथ आप देखें तो वो करने की कोशिश करता है। इसके अलावा इन समझौतों के कारण जो फ़िलिस्तीन मुद्दा है, उसको क्षेत्रीय राजनीति में अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता मिली है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो फ़िलिस्तीन का मुद्दा है, वो मुख्यतः आप देखें तो यूएई के द्वारा उठाया जा रहा है। यूएई हमेशा से टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है। तो इसकी वजह से ये जो स्टेटमेंट है, वो सही है। तो आपके सामने सवाल ये है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो दूसरा आपका स्टेटमेंट गलत था। पहला, तीसरा और चौथा सही था, तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस सेशन के पीडीएफ के साथ-साथ आप बहुत सारे दूसरे करंट अफेयर्स के वीडियोज़ को भी मेरे चैनल पे एन्जॉय कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जाने से पहले सिर्फ आपसे यही गुज़ारिश है कि जाने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।